नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे विकसित भारत के बारे में, समृद्ध भारत, मोदी की गारंटी। जी हाँ, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक हेडलाइन जोड़ा गया है और इसके तहत वो समृद्ध भारत की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी दे रहे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मोदी भारतीय जनता पार्टी है ना। मतलब कहना मैं ये चाहता हूं, जो मैनिफेस्टो उससे मुझे ये लगता है कि मोदी जी का भाग है भारतीय जनता पार्टी, ना कि भारतीय जनता पार्टी का भाग है मोदी जी। और इसी मैनिफेस्टो में उन्होंने मतलब अपने जो मैनिफेस्टो जिसे उन्होंने संकल्प पत्र का नाम दिया है, उसको उन्होंने जब रिलीज किया तो इसके मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कांग्रेस और बीजेपी के कंपेयर करके, ठीक है। लेकिन आज इसमें जो मेन चीज है ना, जो बात करी गई है समृद्ध भारत की मोदी की गारंटी, ये हमें एक हसीन सपना दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल के सपने। एक ऐसा सपना जो जब पूरा होगा तो होगा, वो तो सतत प्रक्रिया है विकास, और एक दिन वो पूरा होगा। भारत एक न एक दिन विकसित राष्ट्र जरूर बनेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आज ये टाइम है ये जानने का, विचारने का, सोचने का, समझने का, या वो सपने देखने का 30 साल 24 साल पहले के सपने देखने का ये टाइम है? क्या ये सही टाइम है जब हम भुखमरी की कगार पर हैं, जब हमारी इनकम बांग्लादेश के लोगों से कम हो चुकी है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, जब हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है, तब क्या हमें ये मुंगेरी लाल के सपने देखना जरूरी है? तब क्या हम ये सोचें कि हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र हो जाएंगे? अगर आज मेरे पास खाने को नहीं है तो क्या मैं 10 दिन बाद ये सोचूंगा कि मुझे खाने को मिले? आज अगर मेरे पास खाने को नहीं है तो क्या मैं सपने देखूं कि किसी ने मुझे कहा है कि भैया 10 दिन बाद तो आपको मैं 56 भोग खिलाऊंगा? तो भैया 10 दिन बाद मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, मेरी हालत क्या होगी, मैं किस कंडीशन में होऊंगा, ये मैं नहीं जानता। मुझे आज भूख लगी है, मेरे पेट में आज चूहे कूद रहे हैं। आप मुझे 10 दिन बाद खाना देंगे, उसका मतलब क्या है? आप 10 दिन बाद मुझे 56 भोग दोगे, उसके कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू अगर आज इस टाइम मुझे एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो मेरी जान बचाई जा सकती है। ऐसी कंडीशन है हमारे देश के बेरोजगार युवाओं की। क्या यह सरकार बेरोजगारी पर बात कर रही है? बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रही है कि हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। भाई 10 साल हो गया है आपके शासन को, 10 साल आपने कितना रोजगार उपलब्ध कराया? आपने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कितना दिया है आपने? अभी वर्तमान में 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं केंद्र सरकार की। भरा है आपने? नहीं भरा। उल्टा आप क्या कर रहे हैं? प्राइवेट कर रहे हैं। हर एक चीज को कॉन्ट्रैक्ट पे देते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट, सभी जगह को आपको कॉन्ट्रैक्ट में देते जा रहे हैं, प्राइवेट करते जा रहे हैं। क्या इससे ये है आपका तरीका बेरोजगारी खत्म करने का? रिपोर्ट आती है कि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको ये बात ताज्जुब होगा कि बहुत सारे जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं लोग हैं, वो लेबर का काम कर रहे हैं। अब ये बताइए, जो अनपढ़ लोग लेबर का काम कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग उनकी जगह ले रहे हैं, तो अनपढ़ कहाँ जाएंगे भैया? मतलब कितनी खतरनाक स्थिति है। और आप सपना दिखा रहे हैं समृद्ध भारत का, विकसित भारत का। आप कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। लेकिन जब हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो उसमें आप ये भी तो ध्यान में रखिए कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। क्योंकि अगर चंद लोग अमीर बन गए और उन लोगों के पास ही देश का सारा धन आ गया और उनकी वजह से हम तीसरी, दूसरी, पहली अर्थव्यवस्था भी बन जाए ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर 10% लोग धनवान हैं और 90% लोग भुखमरी की कगार में हैं, उनकी हालत खराब है, तो ऐसे समृद्ध और आर्थिक शक्ति वाले देश को आप क्या कहेंगे, जहां सिर्फ 100 में से 10 आदमी मस्त मौज से रह रहा है और 90 आदमी एक टाइम की रोटी के लिए तरस रहा है।
ऐसी असमान और असंतुलित अर्थव्यवस्था देश के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप होती है, जहां पर लाखों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। विकास हमेशा संतुलित हो तभी अच्छा लगता है। अगर वह संतुलित न होकर असंतुलित हो जाए तो वह विकास नहीं, इंसान के लिए विश्वासघात साबित हो जाता है। इंसान उससे घुटने लगता है, वह अमृत नहीं वह जहर बन जाता है। क्योंकि चंद अमीर लोग फिर आम लोगों पर ऐसी हुकूमत करने लगते हैं जैसे कि पिछले टाइम पर जमींदारी शासन व्यवस्था में हुआ करता था। जमींदार मजदूरों का शोषण करते हैं, तो वो टाइम वापस न आए, इसके लिए हमें ये जरूरी है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे तो वो तीसरी अर्थव्यवस्था एक संतुलित तरीके से बनाएं। लेकिन उसके लिए आपने क्या स्टेप हैं आपके, क्या आपने उसमें अभी तक काम किया 10 सालों में, और आगे आप क्या कहेंगे, इसके बारे में तो आपने जिक्र किया ही नहीं है। आप कहते हैं कि वित्तीय स्थिरता प्रदान करेंगे, भाई कैसे करेंगे ये भी तो बता देते। आप कहते हैं कि हम रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराएंगे, कैसे कराओगे, अभी तक आपने क्या किया ये तो बता दो। नहीं बताना है आपको, सपने दिखाने हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाने हैं। आप कहते हैं कि हम निर्यात को बढ़ावा देंगे, उत्पादन कहां से बढ़ाओगे साहब? उत्पादन कौन बढ़ाएगा? वो 10-15 लोग, 20-25 लोग जिनके पास आप सारा धन दे रहे हैं। उत्पादन कहां से बढ़ाएंगे आप? आपको पता है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं उसमें ज्यादा फायदा होता है, उसमें ज्यादा रोजगार मिलता है लोगों को। अगर आप उन्हें प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां कुटीर उद्योगों की तुलना में बहुत कम रोजगार देती हैं। आपको अगर विश्वास नहीं तो आप सर्च कर लीजिए कि अडानी ग्रुप हो, रिलायंस ग्रुप है, इसमें कितने वर्कर हैं, और जो कुटीर उद्योग है उसमें कितने वर्कर हैं। आनंद में देख लीजिए, अमूल दूध, लिजित पापड़ देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए इनमें और उनमें कितने वर्कर हैं। आप कुटीर उद्योगों को, जो कुटीर शिल्प है उसको खत्म करते जा रहे हैं। आप अमीरों के कर्ज तो माफ कर दे रहे हैं, लेकिन जो कुटीर उद्योग के लिए जो लोन ले रहा है कुछ, उनका तो नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान का तो बिल्कुल नहीं, छाती में चढ़कर लेते हैं आप। तो उनके जो नियम हैं उनके लिए तो आपके पास कोई प्लान है नहीं, अच्छा सा कोई मस्त प्लान है नहीं। सारे जो प्लान है, सारे जो चीजें हैं वो बड़े बड़े लोगों के लिए है, तो सारा पैसा बड़े बड़े लोगों के पास जा रहा है। वैसे में कुटीर उद्योग हाथ सो रहा है, खत्म होते जा रहे हैं। जो शिल्प कला है वो भारत में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। भाई उसको प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हो आप? भारत किस लिए जाना जाता था, भारत किस लिए समृद्ध था पहले? अपने शिल्प कला के कारण उसको अब पुनर्जीवित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों की तो बात ही मत करो, वो तो पहले से खत्म हो चुकी हैं। अब जो बची कुची उनको भरा नहीं जा रहा है, दुनिया भर के ड्रामे पैदा कर दिए जा रहे हैं। आर्थिक कानून में सुधार करेंगे। आपको पता है आपने जिस तरह से जीएसटी लागू किया, जिस तरह से आपने नोटबंदी करी थी, क्या हुआ है उसके कारण? कितने परेशान हुए हैं लोग, कितनी प्रॉब्लम आ गई हैं, इसका तो अंदाजा भी नहीं है साहब आपको। हम जो गरीब आदमी है ना, जो गांव में बैठा हुआ है ना, जिसके पास एक टाइम खाने को नहीं है, वो क्या सोचता है, उसके ऊपर क्या बीतती है जब उसे कभी वो जाता है तो भैया इतने जीएसटी लग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दुनिया भर का। जब उसको दुकानदार बताता है कि फलाने सामान में इतनी जीएसटी, खाने पीने के बेसिक सामानों में आपने भर भर के जीएसटी लगा दिया है, और आप कह रहे हैं कि हम आर्थिक नियमों में सुधार करेंगे। बहुत शानदार सुधार कर रहे हैं सर आप। ईमानदार करदाता को आप कहते हैं सम्मानित करेंगे, तो एक काम करिए ना सर, ईमानदार करदाता को सम्मानित न करिए, वो सम्मान का भूखा नहीं है। अब देश के जितने लोग हैं ना उनको इस लायक बना दीजिए ना कि सब लोग कर दे सकें, टैक्स दे सकें। आप इस चीज को बनाने में, इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आप सम्मान देने में, आप तो सम्मान देने में माहिर हैं, किसी भी को बुलाकर आप सम्मान दे रहे हैं। फोटो खिंचवानी है, बस होर्डिंग लगवा देनी, हो गया। पर उसका फायदा क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बेरोजगारी है, भूखमरी है। दोस्तों आगे बीजेपी के मैनिफेस्टो में बात करी है, एक और टॉपिक जोड़ा गया है। उस टॉपिक का नाम है विरासत भी विकास भी मोदी की गारंटी। जी हाँ, मैंने फिर से कहा था ना कि ये भाई बीजेपी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी है, ठीक है। और एक डायलॉग बोलते हैं ना कि मोदी की गारंटी मतलब
गारंटी पूरा होने की गारंटी, मतलब आप समझ ही रहे हो। लगता है इसी कारण जनता वोट डालने नहीं जा रही है। मैं देख रहा हूं कि 19 तारीख के जो वोटिंग हुए हैं उसमें 8 से 9% कम वोट डाले हैं। भैया ये क्या कर रहे हो आप? भाई जागरूक बनो। आप अगर वोट डालोगे तो ना डालोगे तो आप राजनीति से प्रभावित होगे। तो भैया कुछ करो, बिना कुछ करे परेशान होने से, जिल्लत सहने से, मरने से, भुखमरी झेलने से अच्छा है कि करो, नोटा ही दबा के आओ, लेकिन दबा के आओ, वोट डाल के आओ। पर वोट डालो, वोट आपका अधिकार है। वोट पाने के लिए, वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना बलिदान किया है भाई। तो वोट डालो। बिल्कुल बहाना नहीं चलेगा कि गर्मी है, फलाना है, ढिमकाना है। ठीक है, आपको जाना पड़ेगा वोट डालना। बात करते हैं अभी इस मैनिफेस्टो में अगले टॉपिक की। तो इसमें बात कर लेते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र के विकास के बारे में बात करते हैं। ये अयोध्या के विकास के बारे में बात करते हैं। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये जो पार्टी है ना, वो धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। और धर्म एक अफीम की तरह है। मैं आपको बता दूं, जिसने भी इससे चखा है ना, उसका दिमाग फिरा है। धर्म हमारी आस्था का विषय है, उसे आस्था तक सीमित रखिए, उसे राजनीति के साथ मत जोड़िए। अगर राजनीति के साथ आप अगर धर्म जोड़ेंगे तो धर्म का ह्रास होगा, ना कि धर्म का उत्थान होगा। क्योंकि राजनेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। उन्हें वोट मिला तो धर्म से कोई उनका लेना देना नहीं होता। वो अपने घर की तिजोरियां भरने में फोकस करते हैं। आपकी धार्मिक भावनाओं को उछाल कर, आपकी धार्मिक भावनाओं की आग में जलाकर वो अपनी रोटी सेंकते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर वोट तो बिल्कुल भी न करें। वोट करें बेरोजगारी के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, आर्थिक स्थिति के नाम पर, देश के नाम पर। किसी भी पार्टी हो, कोई भी कैंडिडेट हो, उससे पहले पूछो कि आप हमारे देश के लिए क्या करोगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, हमारे लिए क्या करोगे। 80 करोड़ लोगों को सरकार क्या दे रही है पता है आपको? 5 किलो राशन। ये गर्व करने वाली बात है या शर्म करने वाली बात है? आप मुझे बताइए। क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपना एक टाइम का खाना के लिए भी नहीं कमा सकते, भूखे रहते हैं, मैं उनको ये दे रहा हूं? ये शर्म की बात है। तो ये कहना चाहिए, इस कहने के लिए इस स्थिति में मजबूत होना चाहिए कि नहीं, 80 करोड़ लोग हैं भैया जो 5 किलो राशन रोज दान कर सकते हैं। मैंने इस लायक उनको, इस मुकाम में उनको पहुंचा दिया। आप ये नहीं करना चाहते, आप उनको देना चाहते हो, आप उनको भिखारी बनाना चाहते हो। वैसे तो बना ही डाले हो भाई, दान दाता बनाओ उनको, भिखारी नहीं। इसके लिए आपने क्या किया? पांडुलिपियों का हम संरक्षण करेंगे कहते हैं। ये पांडुलिपियों का संरक्षण करेंगे, जो हमारे ग्रंथ हैं उनको ट्रांसलेट करेंगे विदेशी भाषाओं में। भाई एक आए यार, ट्रांसलेट करेंगे विदेशी भाषा में। कहाँ हो यार मोदी जी? अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग ना सिर्फ लगता है चुनाव प्रचार के लिए किया है। AI का जमाना है साहब, जिसको जिस भाषा में पढ़ना होता है, जिस भाषा को समझना होता है ना, वो ट्रांसलेट कर लेता है। इस पे पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मत करिए भाई। पैसा ना रोजगार के लिए लगा दीजिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगा दीजिए, ताकि कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, बेरोजगारी से तंग आकर सुसाइड न करे, कोई किसान आत्महत्या न करे। आप कहते हैं कि हम पर्यटन का डेवलप करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, उन पर्यटन के डेवलप, जब कोई पर्यटन स्थल डेवलप होगा तो उससे रोजगार पैदा कितना होगा? इसका क्या रूपरेखा तैयार की है आपने? आप कहेंगे कि पकौड़े की दुकान लगा लेना, ठीक है, पानी पूरी की दुकान लगा लेना, स्टॉल लगा लेना, ये भी तो एक रोजगार है। तो एक बात बताइए, कोई M.Tech B.Tech करता है, MA MSc M.Com, ये बड़े बड़े जो टेक्निकल कोर्स करते हैं, तो वो क्या उतने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं लोग, तो पकौड़े बेचने के लिए? क्या है आप भी सर, महान है आप। स्वदेशी प्रोग्रामों को मजबूत करेंगे, अभी तक आपने कितना किया सर? दोस्तों ये कुछ टॉपिक थे जो इन्होंने मैनिफेस्टो में समृद्ध भारत के, विकसित भारत के उस दिखाया था। मैं इस पे
बात इसलिए किया है आज और इन टॉपिकों को इसलिए उछाला क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ है, लोग उदासीन दिखा रहे हैं और जिस तरह से वोटिंग में खास हुआ है ना, पहले चरण के चुनाव में है 7 से 8% वोटिंग कम होना मुझे बहुत बुरा लगा। अगर इसी तरह से रवैया रहा लोगों का तो देखिए बहुत कुछ बिगड़ेगा हमारा और हम बहुत बड़े रूप से पछताने वाले हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, वोट जरूर डालें, आप जिसे लगे उसे वोट डालें पर वोट जरूर डालें क्योंकि एक वोट बहुत कीमती है साहब, बहुत कीमती है। देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप वोट डालें। इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ डिटेल में बात करने के लिए था नहीं क्योंकि मैंने पहले भी और उस वीडियो पे बात कर लिया था। जस्ट मैं इसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको ये वीडियो बनाया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे एक और मुद्दा है, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो उसमें मैं एक बहुत ही डिटेल से शानदार वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, वो है यूसीसी। ठीक है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।